बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 10 ओवर ग्राउंडेड वर्कर्स पर मामले दर्ज किए गए हैं और इन पर 3 दहाइयों से किश्तवाड़ में एक्टिव हिजबुल कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी की मदद का इल्जाम लगा है। दरअसल पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है और छापेमारी करते हुए पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये लोग सरूरी को पैसे, ट्रांसपोर्ट और पोर्टर के तौर पर काम करके मदद करते आ रहे थे। सरूरी साल 1990 के शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और अभी तक सरूरी गिरफ्तारी से बचता रहा है। जानकारी के मुताबिक सरूरी किश्तवाड़ के जंगलों में छिपा हुआ है। पुलिस ने जिन 10 OGW के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनके नाम बशीर अहमद मिंगनू, वली मोहम्मद शेख, मोहम्मद हुसैन, सद्दाम हुसैन वानी, गुलाम नबी चौपन, मोहम्मद रमजान शेख, यासिर हुसैन डार, हाजिर मोहम्मद शेख, बशीर अहमद शेख और जहूर अहमद है, जिनमें से बशीर अहमद और वली मोहम्मद को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकियों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुहिम चला रही है। तो हिजबुल के 10 OGW पर मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए अलग अलग मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और 10 में से फिलहाल 2 OGW गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको हमने उनके नाम भी बताए हैं, तफसील से इस पर बात भी करेंगे और इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी 8 लोगों को अरेस्ट करने के लिए क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई जा रही है और जो प्लानिंग है वो पुलिस की क्या कुछ है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स मामले में ये बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अब तक 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन पर 3 दहाइयों से किश्तवाड़ में एक्टिव हिजबुल कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी की मदद का इल्ज़ाम लगा है। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है और छापेमारी करते हुए पुलिस ने 2 ओवरग्राउंडेड वर्कर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। इल्जाम यह है कि ये लोग सरूरी को पैसे, ट्रांसपोर्ट और पोर्टर के तौर पर काम करते हुए मदद करते आ रहे थे। यानी कि जो भी चीज़ मुहैया करानी होती थी सरूरी को, तो वो सभी चीज़ें, वो सभी अशिया हो या फिर पैसे हो, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये तमाम चीज़ें जो है यही लोग उसको मुहैया कराया करते थे। मदद के तौर पर ये लोग शामिल हुआ करते थे। बताया जाता है कि सरूरी साल 1990 का शुरुआत से शामिल था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर JNU मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेडिकल एड दी जाए, इनको उसी समय ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया और अभी ये सारे आज मॉर्निंग में तमाम जो विक्टिम्स थे ये डिस्चार्ज हो चुके हैं और MLC बन गई है और लीगल एक्शन लिया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने एक ज्वाइंट CP वेस्टर्न रेंज के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई है, जिसमें बेसिकली ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रहेगी, जिसको हेड शालिनी सिंह ज्वाइंट CP वेस्टर्न रेंज करेंगे। ये इसका मेन पर्पस होगा कि जो भी फैक्ट फाइंडिंग है वो बताएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कोई डिले ना हो, इसके लिए क्राइम ब्रांच ने अलग से टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। DCP रैंक इसको हेड कर रहा है। उन्होंने आज मौका भी विजिट किया है। सीनियर ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस दोनों ने मौका भी विजिट किया है और काफी हमें अभी वाइटल क्लूज मिले हैं, उस पर अभी काम कर रहे हैं और होपफुली जल्दी हम ये केस क्रैक करेंगे। Thank you. So this specific, allegation that they were outsiders. Have you detained few outsiders and who were these masked men? Because that is creating too much of. ये हाँ, इसमें 2 जो मेन एलिगेशंस कह सकते हैं, जो पॉइंट रेज किए थे। एक तो यही किया था कि एक वीडियो आई थी जिसमें ये था कि ये कैसे अंदर गए। इन सारे एस्पेक्ट को हम चेक कर रहे हैं। जो प्राइमा फेसी अभी पता लगा है कि जो एंट्रेंस है उस पर इनकी एंट्री की जाती है, कोई भी आउटसाइडर अगर आता है और जिसके साथ आता है उसका भी नाम लिखा जाता है। ये सारा जो है ये इन्वेस्टिगेशन में करेंगे और हम मटेरियल कुछ सीज भी कर रहे हैं और कुछ और सीज भी करेंगे। सर, पुलिस के एक्शन पर ये सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस बहुत लेट अंदर गई है और ये एलिगेशन लगे हैं, तो ये क्या सर सच्चाई है इसमें? क्या परमिशन का वेट किया जा रहा है? नहीं, देखो, जैसे हमें PCR कॉल मिलती है उसी समय रिस्पॉन्ड करती है पुलिस। ये तो जैसे हमें PCR कॉल मिली है उसी समय हम गए हैं और सिचुएशन बिल्कुल जब PCR कॉल मिली है, कुछ जैसे हमने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो हमारा स्टाफ ऑलरेडी डिप्लॉयड रहता है बाय द ऑर्डर ऑफ, उन्होंने भी जाके कंट्रोल किया है। लेकिन जो प्रॉपर हमने सैनिटाइज किया है वो हमने रिटन रिक्वेस्ट के बाद भी किया है। और वैसे भी जो पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस होती है, ये फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू होती है।
जो अंदर की सिक्योरिटी है वो जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं के पास है। हाँ सर, ये बताया जा रहा है कि पिछले 1 तारीख से ही ये एक पूरी साजिश चल रही थी कि इस तरीके का यहाँ पर वायलेंस होगा। व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे, कुछ कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये मैं फिर कहना चाहूंगा, ये पूरा जो सीक्वेंस है इसकी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिटेल से कर रहा है। जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप किया, कुछ और भी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, कुछ फुटेज भी आई है, उन सबको सीज करके क्राइम ब्रांच इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर पुलिस रहती है। जब पीसीआर की कॉल इस पूरे मामले में हुई तो पीसीआर का स्टाफ अंदर वहां तक गया जहां ये पूरा नहीं वो अलाउ है वहां तक जाना, या वो बाहर? नहीं, देखो कोई भी कॉल आती है उसको फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। पीसीआर कॉल को रिस्पॉन्ड करना और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल 2 अलग अलग इश्यूज हैं। दोनों को हमने प्रोफेशनली टैकल किया। पीसीआर कॉल को भी किया और जब लॉ एंड ऑर्डर पार्ट ऑफ व्यू से आया उससे भी किया। पीसीआर अंदर तक गई है वहां तक? नहीं, पीसीआर बाहर खड़ी है, वेट करती रहेगी क्योंकि परमिशन नहीं है? वो जो स्टाफ है लोकल ब्लॉक पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वाला स्टाफ गया था, उन्होंने कॉल को रिस्पॉन्ड किया है उसको। थैंक यू। तो आपने सुना यहां पर सीधे तौर पर जिस तरीके से जेएनयू मामला हुआ था और इस तशद्दुद को लेकर जिस तरीके से अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए थे, उन सभी की जो तफ्तीश है, तहकीकात है, वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले को देख रही है और जाहिर तौर पर इसके अंदर जो इंकशाफ होगा वो देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर कौन कौन लोग मुलविस है। वो नकाबपोश लोग कौन थे जिन्होंने इस तरीके का हमला किया है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर हॉस्टल के अंदर जो कुछ नकाबपोश घुसते हैं तो वो कौन थे और उनका क्या ताल्लुक था और वो अंदर तक कैसे घुस गए हैं। ये तमाम जानकारियां जुटानी होगी और इसके लिए फिलहाल जांच हो गई है। चलिए बढ़ते हैं कश्मीर में खबरों में आगे। सीआरपीएफ के साबिक डीजी राजीव राय भटनागर को एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू का तीसरा मुशीर बनाया गया है। 1983 बैच के आईपीएस भटनागर 2017 में सीआरपीएफ के डीजी बने थे। तीसरे सलाहकार के तकर्रे के साथ ही एक बार फिर से तीनों ही मुशीर के बीच महकमों का बंटवारा होगा। तजुर्बे की बुनियाद पर माना जा रहा है कि उन्हें होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वादी में दहशतगर्दी पर नकेल कसने और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। फिलहाल होम डिपार्टमेंट एलजी के पास है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की मददगार टीम इन दिनों चर्चा में है और हर तरफ से उनकी वाहवाही की जा रही है। पहले तो श्रीनगर में नन्ही सी जान को खून देकर सीआरपीएफ के ज्ञानचंद ने उनकी जान बचाई और अब दूसरी वायरल हो रही तस्वीरें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फंसे बच्चों की है, जिन्हें खाना पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के जवान 12 किलोमीटर तक पैदल चले। दरअसल रामबन के डिगडोल इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया था और इसके बाद रोड पर फंसे आसिफा ने सीआरपीएफ की मददगार टीम को फोन किया और अपने 3 बच्चों के भूखे होने की इत्तला दी, जिसके बाद सीआरपीएफ की मददगार टीम ने घंटों से फंसे हुए आसिफा और उसके बच्चों समेत उनके पूरे कुनबे को पानी, खाना और दीगर सामान मुहैया करवाया। इसके लिए 157वीं बटालियन के इंस्पेक्टर रघुवीर की क़यादत में जवानों की टीम ने 12 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया। खाना पहुंचाने के बाद आसिफा और उनके कुनबे के लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों का शुक्रिया अदा किया। सीआरपीएफ की जानिब से शुरू किए गए मददगार हेल्पलाइन पर कोई भी जरूरतमंद राब्ता कर सकता है और सीआरपीएफ के जवान उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिशों में लग जाएंगे। इसके लिए आप सीआरपीएफ के मददगार नंबर 14411 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 7082814411 पर एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सवाल या फिर गुजारिश CRPF madadgar@gmail.com या फिर madadgar@crpf.gov.in पर मेल कर सकते हैं। सीआरपीएफ की मददगार टीम आपके खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेगी और फौरन हाजिर हो जाएगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिस तरीके से हमने देखा है कि सीआरपीएफ मदद करती आई है और एक बार फिर से रास्ते में ये कुनबा फंस गया था, जिसने इत्तला दी और फिर भूख और प्यास से लड़ रहे बच्चे को जब पानी और खाना पहुंचाया गया तो वाकई में ये वो तस्वीर है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारी जो सीआरपीएफ वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं, उन तक जो ज़रूरी सामान है वो पहुंचा रही है और ना सिर्फ वहां तक खाना पहुंचाया जा रहा है, सामान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उन तक जो ज़रूरी सहूलियात की जो चीज़ें हैं वो भी उनको मुहैया कराई जा रही है। ये हमारे हिंदुस्तान की सीआरपीएफ का वो चेहरा है जो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हिंदुस्तान के सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें लगे रहते हैं। वो अपनी जो ड्यूटी है उसको बखूबी अंजाम देते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत में आप फंस जाएंगे तो उसके लिए एक नंबर जो है
वो जारी किया गया है, जिसके बाद से आप इन नंबरों पर राब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। वादी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कौमी शाहराहें बंद हो जाती है। हालिया बर्फबारी की वजह से जवाहर टनल कौमी शाहराह एक मरतबा फिर से बंद हो गया है, जिसके सबब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वन वे ट्रैफिक की सर्विस को बहाल किया गया है और फंसी हुई गाड़ियों को निकाला जा रहा है। उधर कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिवीजन के भी कई इलाकों में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। राजौरी पुंछ के पीर पंजाल पहाड़ों से लेकर माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा की पहाड़ियों पर इतवार शाम से ही बर्फबारी और बारिश हो रही है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। माता वैष्णो देवी के दर पर हाजिरी देने के लिए आने वाले अकीदतमंद माता के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। और उधर श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सबब लोगों की दुश्वारियों में इजाफा हो गया है। वादी में पहले से ही शदीद सर्दी है और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में और भी कमी दर्ज की जा सकती है। कश्मीर घाटी में पहले ही मौसम विभाग ने यह पेशनगोई की थी 6 और 7 तारीख को बारिशें और बर्फबारी होगी, तो वही हमें आज देखने को मिला। श्रीनगर के साथ साथ जो दीगर क्षेत्र हैं वहाँ भी बर्फबारी और बारिशें हुई। वही अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ रात का तापमान जो है वो 10 डिग्री के आसपास रहा, जबकि पहलगाम में भी 9 डिग्री के आसपास। वही श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान रहा, जिसके दौरान श्रीनगर में सर्दी का कहर जो है वो लगातार जारी रहा। वही राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था को भी आज बंद कर दिया गया है। कैमरामैन फैरोज के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। 25 जनवरी 2020 को कौमी राजहिंदगान के यौम तासीस की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया है और जिसकी सदारत बांदीपुरा के जिला इलेक्शन अफसर बिलाल मुख्तार ने की। प्रोग्राम में जिला बांदीपुरा के स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा अफसरान ने कहा कि वो अपने मुताल्लिका हायर सेकेंडरी और स्कूलों में इंतखाबी ख्वानगी के कल्ब तश्कील करें ताकि तलबा में इंतखाबी ख्वानगी के वक्त SVEEP की सरगर्मियों को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर ने प्रोग्राम में मौजूद तमाम जिम्मेदारान को हिदायत दी है कि वो अपने स्कूलों में इंतखाबी सरगर्मी को तेज़ करें ताकि इंतखाबी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। ऑफ इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के सिलसिले में हमने यहाँ पे मिनी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में मीटिंग रखी थी, जिसमें हमने हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान और स्कूल्स के हेडमास्टर साहिबान और मेरे साथ जो डिस्ट्रिक्ट के मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको यहाँ बुलाया था। और मकसद हमारे यहाँ इस मीटिंग का ये था, डायरेक्शन हमारी तरफ से इनको हुई जैसे कि किस तरह से ये क्रिएट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, तो एक्टिविटीज इनकी क्या रहेगी, इन्फ्यूजन ऑफ इलेक्टोरल वैल्यूज। कुलगाम के DEO शौकत एजाज भट्ट ने नेशनल वोटर्स डे की तैयारियों के पेश नज़र अफसरान के साथ एक मीटिंग की और जिसमें हमवार जमहूरियत के लिए इंतखाबी खानगी पर जोर दिया गया है। वाज़ेह है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे है और इस मीटिंग में नायब DEO ACR CEO के अलावा तमाम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और अफसरान ने भी शिरकत की। इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि DEO ने बताया कि तमाम अफसरान इस बात पर जोर दें कि वो कौमी यौम वोटर्स डे के मौके के हुसूल के लिए कौमी तकरीबात के जश्न के ज़रूरी इंतजाम करें। मीटिंग में DEO शौकत एजाज भट्ट ने तमाम जिम्मेदारान को हिदायत दी है कि वो इंतखाबी सरगर्मियों को तेज़ करें ताकि इससे इंतखाबी अमल को तेज़ किया जा सके। सरकार और इंतजामिया की कोशिश है कि सरकारी मंसूबों का फायदा मुल्क के हर जरूरतमंद तक पहुंचे। पुंछ के दूर दराज के गांव अटौली की खातून खुश हैं क्योंकि उन्हें चूल्हे से निकलने वाले धुएं से निजात मिल गई है। मरकजी हुकूमत के मंसूबों का फायदा सिर्फ शहरी लोगों को ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों और गांव में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। पुंछ के मंडी तहसील के पहाड़ों पर बसे अटौली गांव के लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है।
यहाँ की खातून अब लड़कियों पर नहीं बल्कि गैस चूल्हे पर खाना पकाती हैं। गांव की दर्जन भर खवातीन अब गैस चूल्हे पर खाना पकाती हैं। इन्हीं खवातीन में से एक नसरीन है। नसरीन कहती हैं कि पहले मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना पड़ता था। इसके लिए पहले जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी, फिर उन्हें ढोकर घर लाना पड़ता था। इसके बाद खाना बनाने का काम शुरू होता था, जिसमें पूरा दिन लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें परेशानी ये होती थी, हम पहाड़ी इलाके में रहते थे, लकड़ों का आग जलानी पड़ती थी। इसका हमें शुक्रिया अदा करते हैं। गैस कनेक्शन मिल जाने से नसरीन को न सिर्फ धुएं से निजात मिली, बल्कि उनका काफी कीमती वक्त बच जाता है, जो लकड़ियां इकट्ठा करने से लेकर घर लाने तक में खर्च हो जाया करता था। अब बचे हुए वक्त में नसरीन खेतों में काम कर लेती हैं। हमें बहुत फायदा हुआ इससे, शुक्रिया अदा करते हैं इसका। हमें सिलेंडर से आराम से खाना बनता है और आराम से खेती बाड़ी करते हैं और अपना काम करते हैं सिलेंडर से खाना बना के। हमारी रसोइयों में जो पहले धुआं पड़ता था, लोग लकड़ जलाते थे, गोबर जलाते थे, तो इससे जो है बच्चे बूढ़े बीमार हो जाते थे। इससे हम बच गए हैं। हमारी लड़कियां जो है आज आसानी से खाना बना के अपने बच्चों को भी दे सकती हैं और अपना जो काम घरेलू काम का जो होता है उसके लिए फ्री हो जाती हैं, खेती बाड़ी का काम करती हैं। ये तो आसान स्कीम है। इसलिए जनाब हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यह जो हमें आज इससे पहले जो है हम 6 किलोमीटर जो है मंडी जाते थे, कितनी प्रॉब्लम पड़ती थी, तो आज हम इस सहूलियत से जनाब यहाँ अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे ऐसे मंसूबे हैं जिनका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार इस तरह के इकदाम करे जिससे सभी जरूरतमंदों की बुनियादी परेशानियां दूर हो जाएं। पुंछ से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सिखों के सबसे बड़े मजहबी मकाम ननकाना साहिब पर फसादियों की पत्थरबाजी को लेकर नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुंछ में भी कई मकामात पर सिख तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहरीन ने हुकूमत से गुजारिश की है कि वो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों का सफाया करे। मुजाहरीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से ये भी अपील की है कि वे ननकाना साहिब को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएं। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर यूथ कांग्रेस ने जम्मू में मुजाहरा किया और इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस हमले की पुरजोर तरीके से मजम्मत की गई। वहीं इस मौके पर पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख शख्स की कत्ल का भी यहां पर मुखालफत की गई है। यूथ कांग्रेस ने हुकूमत से गुरुद्वारे पर किए गए हमले और सिख नौजवान के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेरा नाम एजाज अहमद चौधरी, यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। आज हमारे यूथ कांग्रेस की पूरी टीम और हम सब मिलके आज का जो प्रोटेस्ट करने का हमारा मुद्दा यही था, जो ननकाना साहब पे हमला किया गया, जो पत्थर फेंके गए, बड़ी निंदे करते हैं उसकी पूरी टीम, हम पूरी यूथ कांग्रेस की टीम। क्योंकि जो एक तरफ से पाकिस्तान गुरुद्वारा बना के देता है और दूसरी तरफ से उन्हें शरारती लोग पत्थर मारने की बातें करते हैं, वहां शरारतें करते हैं। और आज कल एक जो हमारे भाई एक रविंदर जी सरदार जी उसको मारा गया यूथ के, ये हम कड़ी इसकी निंदा करते हैं। तो ननकाना साहिब पर जिस तरीके से वहां पर हमला किया गया था और जो सिख तबके के लोगों के ऊपर एक तरीके से उनका घेराव किया गया था, उसके बाद से मुल्क के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मुजाहरे हो रहे हैं और हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन की जानिब से बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने के मुतालबे को लेकर मुजाहरा किया गया। अहमद चौक के पास वाक़ई विश्वकर्मा मंदिर में मुजाहरा कर रहे बच्चों ने यहां पर तालीम के लिए स्कॉलरशिप के अलावा मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए कम से कम 25,000 इमदादी रकम दिए जाने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन की माने तो वो गरीबों की वजह से अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही पैसे न होने की वजह से उनके निकाह में भी दिक्कतें आ रही है। आरएसपुरा के जिंदर मेलू इलाके में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दुकानदार समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है।
जख्मियों की पहचान धर्मलाल, धर्मपाल और अनिल कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक यह हादसा शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आया है, लेकिन दुकानदार दर्शन लाल ने सुबह दुकान खोली तो दुकान में पड़ा सिलेंडर फट गया, जिससे दुकान में आग लग गई, जिसकी जद में आने से 3 लोग जख्मी हो गए। दुकान ते राती अचानक अग लग गई। दुकान के मालक का नाम किराए ते रहिंदा सी दर्शन लाल। दुकान ते अग लग गई सर जी 4 बजे नाल अग का धमाका होया जी। पता नहीं किहड़ी वजह नाल अंदर अग लगने दे कितना नुकसान होया? ਇਹਦਾ कम से कम 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਆ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सरकार की तरफ से कोई मदद करनी। शदीद सर्दी के बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों में तेजी लाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही है और इसी सिमत में गांदरबल के डीडीसी हशमत अली खान, एडीसी फारूक अहमद बाबा, एसडीएम मुसर्रत हाशिम और गांदरबल के सीएमओ समेत कई आला अफसर कंगन इलाके के दौरे पर निकले, जहां पहले उन्होंने कायम किए जा रहे अखल ब्रिज का दौरा किया और इसके बाद इलाके में ही कायम किए जा रहे मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का भी जायजा लिया। डीडीसी ने बताया कि वो भी चाहते हैं कि आम लोगों के लिए सहूलत के लिए बनाए जा रहे ब्रिज और अस्पताल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आपको ये भी बता दें कि अखल ब्रिज सिंध और कंगन दरिया पर कायम किया जा रहा है, जिसे तय वक्त में पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से जेएनयू में हुई वारदात के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया गया। तलबा का कहना था कि जेएनयू में बाहर के लोग आकर गुंडागर्दी करते हैं, स्टूडेंट्स को मारा जाता है, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई है, उसे बच्चों के पढ़ने के लिए ही रहने देना चाहिए, उसे सियासत का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। होते हैं जेएनयू में हर बार आके बाहर के कुछ लोग आके वहाँ के स्टूडेंट्स को इस तरह से मारते हैं। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि आखिर वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ है? हमेशा क्यों बाहर के लोग आके, इनफैक्ट कल रात को तो हॉस्टल में घुसकर बच्चों को मारा गया। हॉस्टल की सिक्योरिटी कहाँ थी? ये लोग जो लेफ्ट थिंकिंग के कम्युनिस्ट सोच के जो लोग हैं, ये अपना पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा जो फैलाने के लिए ये सब हरकतें करते हैं, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी एक स्टडीज के लिए बनाई गई है तो उसको स्टडीज के लिए ही रहने दिया जाए, ना कि ये पॉलिटिक्स वगैरह खेल की जाए वहाँ पर। अगर स्टूडेंट्स हम चाहते हैं हमारे देश आगे बढ़े तो तभी बढ़ेगा अगर हमारा जो स्टूडेंट है, जो युवा है, वो शिक्षित होगा। अगर उनको शिक्षा के माहौल दिया ही नहीं जाए तो वो कहाँ से अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगा? तो हमारा यही उनके समर्थन में प्रोटेस्ट है कि ये सब चीजें बंद की जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी जो एक स्टडी कैंपस है वो आज एक गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका हुआ है कम्युनिस्टों के लिए। लास्ट ईयर भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, हर साल यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती है और आज तो मतलब 25-30 छात्रों पर हमला हुआ है। उसके साथ साथ 3 HOD भी घायल हो चुके हैं। ये जेएनयू एक कैंपस जहाँ से IAS IPS ऑफिसर निकलते थे, आज वो गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म। तो आज हम जर्नल स्टूडेंट्स रोड पे हैं ताकि इन कम्युनिज्म से हमारा खात्मा हो जाए और एक स्टडी कैंपस की तरह ही रहे। धन्यवाद। जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र और मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जो एक्ट जहाँ पे जेएनयू में हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए और इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है। ठीक है, कोई भी बाहर का बंदा कैसे आके किसी को मार सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्टों का किया है और वहाँ पे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिस्ट के साथ मिली हुई है। जी। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी हमले में कत्ल किए जाने के बाद से कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में बडगाम में भी शिया तबके की जानिब से नाराजगी और गम का इजहार किया गया और बडगाम बंद की कॉल दी गई। Martyr, yes, he is a living martyr. He is still alive in our hearts. We are the role models, and we will show the terrorists who have attacked our leader, our role model, Qasim Soleimani, and we will tell them, and we will change our characters like Qasim Soleimani, and he will be always our role model.